गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो है पूर्ण रूप से समाप्त कर चुके हैं और हम लोग इसका रिवीजन कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि संख्या रेखा पे परिमेय संख्या को कैसे निरूपित करते हैं। अगर सभी बच्चों को वो टॉपिक क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। संख्या रेखा पे परिमेय संख्या को कैसे निरूपित करते हैं ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्लियर है ना सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और हमारा आज का पहला टॉपिक है रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या। तो देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालने से पहले आपको दो छोटी छोटी बातें जाननी पड़ेगी। पहली बात, यहां पे मैं लिख रहा हूं पूर्णांक, ध्यान से देखिएगा। यहां पे मैं लिख रहा हूं परिमेय संख्या। दोनों में अंतर कोई बच्चा बताना चाहता है? आप में से माइक ऑन करके बता सकते हैं कोई भी बच्चा, क्योंकि आप लोग दोनों ही चीजें पढ़ चुके हैं। पूर्णांक और परिमेय संख्या में क्या अंतर है? कोई बताना चाहता है आप में से? कोई भी बच्चा? देखिए ध्यान से समझिएगा, नहीं बताना चाहते हैं कोई बात नहीं, सर बताइए सर बताइए। मैं बताऊंगा सर। पूर्णांक के नीचे तो एक लगता है, किसी भी संख्या के नीचे हम एक लगा सकते हैं पूर्णांक में। और परिमेय संख्या में हम एक के अलावा 2 3 4 5 और भी संख्याएं लगा सकते हैं। वेरी गुड, ये भी एक अच्छा तरीका है। और कोई? वेरी गुड, एकदम सही है कि पूर्णांक के बट्टे में सिर्फ 1 होता है, 1 के अलावा कुछ नहीं होता। जबकि परिमेय संख्या में एक तो लग ही सकता है, एक के अलावा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम कुछ भी लगा सकते हैं जीरो के अलावा। ठीक है, ये भी आपका एकदम सही तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है। और कोई बच्चा? देखिए आप इसको ऐसे एग्जाम्पल से भी बता सकते हो कि जब हम पूर्ण संख्या में निगेटिव संख्या को जोड़ देते हैं तो वो पूर्णांक बनता है। जैसे देखिएगा 0 1 2 3 4 डैश डैश, ये क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? गिनती की संख्याओं में जब जीरो को शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या होता है। और पूर्ण संख्या में जब निगेटिव संख्या को जोड़ लेते हैं, निगेटिव संख्या का मतलब क्या हुआ? जैसे कि -1 -2 -3 -4, ये निगेटिव संख्या। निगेटिव संख्या का मतलब हुआ ऋणात्मक संख्या का जो जीरो से छोटा होता है। जीरो से छोटा सभी संख्याओं को ऋणात्मक संख्या कहते हैं। और इसी के संग्रह को, जहां पे निगेटिव भी हो, पॉजिटिव भी हो, जीरो भी हो, इसी को हम कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, अब देखिए जो पूर्णांक होता है कभी भी आधा अधूरा नहीं होता है, जब होगा पूरा होगा। आधा अधूरा का मतलब क्या होता है? जैसे 4/3 है, 2/3 है, 1/2 है, 7/9 है। आप माइनस में भी ले लीजिए, -1/2 है, -7/2 है, 11/3 है, 13/7 है। ये सब आधा अधूरा है, यानी कि कंप्लीट नहीं है। जैसे मैं कहूं ये एक सेव है, ठीक है, तो ये पूरा है ना। अब मैं कहूं ये आधा सेव है, ठीक है, तो ये आधा है ना, तो ये आधा ऐसे दिखाना पड़ेगा आपको, 1/2 दिखाएगा आधा को। और जब पूरा दिखाना होगा तो आप एक लिख देंगे। तो एक एक पूरा शब्द होता है, जबकि आधा जो होता है आधा होता है। समझ में आया? तो कुल मिला के मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आधा और पूरा का मतलब क्या हुआ। अब जैसे -4 में मैं -1 जोड़ दूं तो अगली पूर्णांक मिल जाएगी -5। -5 में अगर मैं फिर से -1 जोड़ दूं तो अगली पूर्णांक मिल जाएगी हमें -6। इसमें -1 जोड़ दूं तो -7। इसी तरह यहाँ से 4 में 5 आ जाएगा, 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7। अगली पूर्णांक के लिए यहाँ पे +1 करना है, इधर में -1 को प्लस करना है, तो हमें अगली पूर्णांक मिल जाएगी। तो हम कहीं पे भी -1 जोड़ेंगे ना तो कहीं पे भी ये -7/2 -1/2 नहीं आएगा। अगर हम केवल इधर में +1 जोड़ते रहेंगे तो कहीं पे भी 4/3 2/3 1/2 7/9 11/3 13/7 नहीं आएगा। यानी कि गिनती की संख्याओं से ही बना है पूर्णांक। और गिनती में कभी भी आप 1/2 3/7 या कुछ भी आप नहीं देखोगे। जब देखोगे पूरा देखोगे। जैसे 1 से लेके 100 तक, 100 से लेके 200 तक, 200 से लेके 400, 400 से 1000, 1000 से 2000, 2000 से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से कितनों भी आप जाइएगा आपको पूरा मिलेगा, ये नहीं कि आधा अधूरा मिलेगा। तो जो पूरा होता है, कंप्लीट होता है, उसे पूर्णांक कहते हैं। लेकिन परिमेय संख्या क्या होता है? कोई भी संख्या हो, अगर हम उसे P/Q के रूप में लिख देंगे। P/Q का मतलब ही होता है अंश बटा हर। क्या होता है? अंश बटा हर। और अंश बटा हर का सीधा सा मतलब है कि कोई भी संख्या है, अगर एक ऊपर में अंश नीचे में हर आ जाए
तो हम उसे कहेंगे परिमेय संख्या। जैसे 4/3 है, 2/3 है, 1/2 है, 7/9 है, -1/2 है, -7/2 है, 11/3 है, 13/7 है। ये सभी के सभी संख्याएं जो है परिमेय संख्या। अब एक सवाल बनता है कि क्या पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकता है? तो मैंने आपको बता चुका हूं कि जिस संख्या के बट्टे में हर में कुछ नहीं होता, 1 होता है, यानी इन सबके बट्टे में 1 है, इन सबके बट्टे में क्या है? 1 है, इन सबके बट्टे में 1 है, इन सबके बट्टे में क्या है? 1 है, इन सबके बट्टे में 1 है। जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता उसके बट्टे में 1 होता है। ठीक है, तो पूर्णांक के बट्टे में क्या होता है? 1 होता है। आज जब ये 1 है यानी p/q के रूप में हो गया, तो इसे हम कहेंगे कि क्या है? ये परिमेय संख्या। यानी सभी के सभी पूर्णांक जो है परिमेय संख्या होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सभी के सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, लेकिन सभी के सभी परिमेय संख्या जो है पूर्णांक नहीं होता है। जैसे -7/2 है, 11/3 है, 13/7 है, -1/2 है, 7/9 है, 1/2 है, ये सब परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। लेकिन यहाँ पे 3 देखिए, 3 परिमेय संख्या तो है और साथ में ये क्या है? पूर्णांक भी है। जैसे -3 है, -3 परिमेय संख्या तो है, साथ में पूर्णांक भी है, लेकिन सब के सब परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होता है। जैसे 13/7, 11/3, -7/2। तो आपको दोनों में अंतर समझ में आया कि पूर्णांक और परिमेय संख्या में अंतर क्या है? क्लियर है सभी बच्चों को? वाई टाइप करके बताइएगा कि पूर्णांक और परिमेय संख्या में अंतर क्या है। क्लियर है ना? आसान है एकदम, कुछ भी ऐसा नहीं है मुश्किल। चलिए, तो एक्चुअली में ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, रिवीजन क्लास हो रही है तो दोबारा से बताया। तो पूर्णांक और परिमेय संख्या में आपको अंतर पता है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख दूं 5 और यहाँ पे लिख दूं 13 और आपसे पूछूं कि इन दोनों के बीच में कितने पूर्णांक है, कितने पूर्णांक है, तो आप काउंट कर लेंगे कौन कौन सा पूर्णांक इनके बीच में। तो एक लिखेंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो कितने पूर्णांक है आप काउंट कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कितने पूर्णांक हो गए? 7। कौन कौन है? तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब बताइए 5 और 13 के बीच में इनके अलावा कोई पूर्णांक हो सकता है? 5 और 13 के बीच में क्या इनके अलावा कोई पूर्णांक हो सकता है? नहीं हो सकता, एकदम नहीं होगा। क्योंकि आप देखिए ना, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं कुछ और, जैसे 11/10 लिख दूं, तो ये पूर्णांक थोड़े है। पूर्णांक तो जो होगा पूरा होगा। तो 5 और 13 के बीच में पूर्णांक यहाँ पे 7 है। इसी प्रकार से मैं लिख दूं -2 और 4 के बीच में कितने पूर्णांक है? तो आप जानते ही हो, इसको संख्या रेखा पे देख लेंगे, 0, 1, 2, 3, इधर में 4, इधर में -1, -2, -3। ये संख्या रेखा हो गया आपका। अब इसको पता करना है कितने पूर्णांक है, तो हम इसको दिखा देंगे संख्या रेखा पे। ये रहा -2 और ये रहा +2। अब इनके बीच में कितने पूर्णांक है तो काउंट कर लीजिए। एक पूर्णांक ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो कितने पूर्णांक हो जाएंगे? -2 और 4 के बीच में 5 पूर्णांक हो जाएंगे। तो ये चीजें आप लोग जानते हैं ना कि कभी भी पूर्णांक निकालना होगा तो अब आप लोग निकाल सकते हैं। और याद रखिएगा कि दो पूर्णांकों के मध्य पूर्णांकों की संख्या जो होती है हमेशा सीमित होती है। सीमित का मतलब होता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, और असीमित का मतलब होता है कि आप जिसे काउंट नहीं कर सकते। अनगिनत जब होता है ना, उसको असीमित कहते हैं। लेकिन जो पूर्णांकों के बीच में जो संख्या होती है वो सीमित होती है, फाइनाइट होती है, यानी जिसे हम काउंट कर सकते हैं। तो याद रहेगा सभी बच्चों को कि दो पूर्णांकों के मध्य पूर्णांकों की जो संख्या होती है वो फाइनाइट होती है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। आसान है एकदम, ठीक है। चलिए देखिए, तो जैसे दो पूर्णांक है, -5 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक आते हैं सभी बच्चे निकालिए। निकालने के इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि हम इसे संख्या रेखा पे दिखा देंगे, इसके बाद काउंट कर लेंगे। देखिए बीच में आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। इधर में आ जाएगा -1, -2, -3, -4। अब आपको दिखाना है यहाँ पे -5। अब देखिए आपको क्या पूछा है -5 के बीच में, तो यहाँ पे -5 को डार्क कर दिए। एक पूछा है 3, तो यहाँ पे 3 कर दिए। अब आपसे पूछ रहा है -5 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक है, तो अब आप आसानी से काउंट कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने पूर्णांक है? 7 पूर्णांक है। कौन कौन सा है? तो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2। ये क्या है? -5 और 3 के बीच में पूर्णांक। एकदम आसान है, सभी बच्चों को क्लियर है।
आसान है ना। चलिए, तो जैसे आपने पूर्णांकों के मध्य में पूर्णांक निकालना सीख लिया, वैसे ही एक कंसेप्ट और है। अगर मैं आपसे पूछूं, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, मिटा नहीं रहा हूं, एक अलग चीज बना रहा हूं। देखिएगा, एक और संख्या रेखा बना रहा हूं, आप लोगों को जवाब देना है। देखिए, ये हो गया 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। चलिए, ये मैंने एक संख्या रेखा बना दिया, ठीक है, ये मैंने एक संख्या रेखा बना दिया। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि -1 और 0 के मध्य में कितने पूर्णांक है, बताइएगा। -1 और 0 के बीच में कितने पूर्णांक है? 0, मतलब एक भी पूर्णांक नहीं है। -1 और 0 के बीच में एक भी पूर्णांक नहीं है, मतलब 0 पूर्णांक है। इसी प्रकार मैं आपसे पूछूं 2 और 3 के मध्य में कितने पूर्णांक है, तो आप कहेंगे 0 पूर्णांक है, एक भी पूर्णांक है। यानी कि दो लगातार क्रमागत, जिसे मैथ की भाषा में क्रमागत कहते हैं, लेकिन अगर समझने की भाषा में समझिएगा तो उसे कहते हैं लगातार। तो दो लगातार पूर्णांकों के मध्य पूर्णांकों की संख्या क्या होती है? शून्य होती है। याद रहेगा सभी बच्चों को कि दो लगातार पूर्णांकों के मध्य पूर्णांकों की संख्या जो है शून्य होती है। क्लियर है सभी बच्चों को? कोई भी दो लगातार, जैसे मैं आपसे पूछ दूं -4 और -5 के बीच में कितने पूर्णांक होंगे? शून्य पूर्णांक होंगे। आसान है सभी बच्चों को? आसान है ना। तो पूर्णांकों के मध्य में पूर्णांक कैसे निकालते हैं, और ये कैसे सीमित होता है, और कैसे दो पूर्णांकों के मध्य में 0 पूर्णांक होता है, ये तीनों बातें क्लियर है सभी बच्चों को? यही 3 बात आपको समझना था कि पूर्णांकों के मध्य में पूर्णांक कैसे निकालते हैं, पूर्णांकों के मध्य में जो पूर्णांक होते हैं वो सीमित होते हैं, दूसरा कि दो पूर्णांक लगातार पूर्णांकों के मध्य में पूर्णांकों की संख्या शून्य होती है। ये तीनों चीजें क्लियर है ना सभी बच्चों को? सर एक बार और समझा दो। तो रिवीजन क्लास है बाबू, कई बार समझा चुका हूं। चलिए मैं दोबारा से समझा। मैंने कहा, लिख लीजिएगा, पहली बात मैंने कहा कि दो पूर्णांकों के मध्य में, दो पूर्णांकों के मध्य पूर्णांकों की जो संख्या होती है, पूर्णांकों की संख्या जो होती है सीमित होती है। क्या होती है? सीमित होती है। सीमित का मतलब क्या होता है? जिसे हम काउंट कर सकते हैं। जैसे मैं पूछूं -4 और -2 के बीच में कितना पूर्णांक है, तो आप कहेंगे एक पूर्णांक है। कौन सा? -3। मैं पूछूं आपको 0 और 4 के बीच में कितना पूर्णांक है, तो आप कहेंगे 3 पूर्णांक है। कौन कौन? 1 2 3। तो इसी को बोलते हैं कि दो पूर्णांकों के मध्य पूर्णांकों की संख्या सीमित होती है। दूसरा बात मैंने आप लोगों को बताया, और बहुत ही सिंपल बात बताया, कि दो क्रमागत, ठीक है, इसे मैथ की भाषा में क्रमागत कहते हैं, समझने की भाषा में लगातार, ठीक है। तो दो लगातार पूर्णांकों के मध्य पूर्णांकों की संख्या शून्य होती है, 0 होती है, यानी शून्य होती है। अब इसको कैसे समझ सकते हैं? अब जैसे मैं पूछूं -3 और -2 के मध्य में कितना पूर्णांक है, तो आप कहेंगे 0 पूर्णांक है। मैं पूछूं 1 और 2 के मध्य में कितना पूर्णांक है, तो आप कहेंगे 0 पूर्णांक है। मैं आपसे पूछूं 4 और 5 के बीच में कितना पूर्णांक है, तो आप कहेंगे 0 पूर्णांक है। मैं आपसे पूछूं -1 और 0 के बीच में कितना पूर्णांक है, आप कहेंगे 0 पूर्णांक है। तो यही बात लिखा गया कि दो क्रमागत यानी लगातार, 1 और 2, 3 और 4, 7 और 8, 9 और 10, 11 और 12, दो लगातार पूर्णांकों के मध्य में जब भी होगा पूर्णांकों की संख्या शून्य होगी। तो यही दो बात तो मैंने आपको बताया। और तीसरी बात बताया था कि जैसे मैं आपसे पूछ देता हूं कि -5 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक है, तो आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितने पूर्णांक है? 7 पूर्णांक है। तो यही 3 चीजें मैंने आप लोगों को सिखाया कि दो पूर्णांकों के मध्य में पूर्णांक कैसे निकालते हैं, दो पूर्णांकों के मध्य में पूर्णांकों की संख्या सीमित होती है, यानी काउंट कर सकते हैं, और दो क्रमागत लगातार पूर्णांकों के मध्य में पूर्णांकों की संख्या शून्य होती है। यही 3 बात बताए। अभी भी किसी को कोई डाउट है? खुशबू, आपको डाउट है? नो सर। क्लियर हो गया ना? देखिए, कोशिश कीजिए आप लोग थोड़ा सा दिमाग को कंसंट्रेट करके पढ़ने की।
क्या होता है ना, देखिए एक तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, आज जितना ज्यादा रिवीजन कर सकते हैं हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, फिर भी दोबारा से बता रहा हूं ताकि आप लोग का और बेहतर तरीके से तैयारी हो सके, क्योंकि 9th 10th क्लास का मैथ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बहुत अच्छा, तो आपने पूर्णांकों के बारे में सारी बातें समझ लिया कि इनके मध्य में पूर्णांक कैसे निकालते हैं, इनके मध्य में फिक्स सीमित पूर्णांक होते हैं और दो लगातार पूर्णांकों के मध्य में 0 पूर्णांक होते हैं, ये सभी बातें समझ लिया। अब इन्हीं चीजों को हम किसमें समझते हैं, अब हम इन्हीं बातों को समझते हैं परिमेय संख्या के मध्य में। यानी जब कभी आपको दो परिमेय संख्या दे दिया जाए, जैसे 1 और 2 भी तो परिमेय संख्या है कि नहीं है, आप लोग बताइए 1 और 2 परिमेय संख्या है कि नहीं है ना, 1 और 2 परिमेय संख्या है ना बाबू। और आपसे कह दे कि 1 और 2 परिमेय जो है परिमेय संख्या है, इसके बीच में 4 परिमेय संख्या निकालिए। आप कहेंगे सर ये तो 1 और 2 के बीच में कोई परिमेय संख्या कैसे निकलेगा, निकलेगा बाबू, इसी क्लास में निकलेगा। तो उस पे जाने से पहले हम लोग इसको समझते हैं, 1 और 2 के बीच में भी निकालूंगा क्लास के एंड में, पहले इसको अभी देखिए। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या दे रखा है 2/5 और दूसरा परिमेय संख्या दे रखा है 7/5। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का हर जो है समान है, यानी डिनोमिनेटर जो नीचे वाला है वो क्या है, समान है। तो जब कभी हर समान रहता है तो हम अंश से तुलना करते हैं, अंश यानी ऊपर वाला, तो हम अंश से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो हमें दो परिमेय संख्या निकालना है, किसके मध्य में, 2/5 और 7/5। तो हर तो दोनों का बराबर है, तो हम तुलना किससे करेंगे, अंश से। तो 2 और 7 के मध्य में कौन कौन सी संख्या आएगी, 3 4 5 6 आएगा, इसके बट्टे में 5 लगा दीजिए, सबके बट्टे में। ये हो गया आपका टोटल 2/5 और 7/5 के बीच में 4 परिमेय संख्या, और आपको बताना है 2, तो इसमें से कोई भी 2 जो है आपका उत्तर हो जाएगा, कोई भी 2 जो है आपका उत्तर हो जाएगा। सर सही है जी नीतीश सही है, समझ में आया। तो जब हमारा हर समान रहता है तो हम क्या करते हैं, अंश से तुलना कर लेते हैं। जैसे मैं एक और क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं, जैसे 7/9 है और यहाँ पे 11/9 है, और आपको कह रहा है कि इसमें से दो परिमेय संख्या निकालिए इनके मध्य में, ठीक है, कितना परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर इनका क्या है, समान है, हर जो है दोनों का क्या है, समान है। अब आपको इनके बीच में 2 परिमेय संख्या निकालना है, तो 7 और 11 के मध्य में कौन कौन सी संख्या हो जाएगी, 8 9 10, दोनों के बट्टे में क्या लगा दीजिए, 9। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 2 निकालना था, हमने 3 निकाल दिया, 1 को कम कर देंगे। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। तो जब कभी हर बराबर रहता है, जब कभी हर बराबर रहता है तो हम अंश से तुलना करते हैं, किससे तुलना करते हैं, अंश से तुलना करते हैं, एकदम आसान है। अब देखिए, अब मान लेते हैं क्वेश्चन ऐसा आ जाए जब हर बराबर ना हो, जैसे 5/7 आ जाए, और इधर मान लेते हैं 7/8 आ जाए। अब यहाँ पे तो हर बराबर ही नहीं है, अब क्या करें, तो जब कभी, अब इनके मध्य में कह रहा है कि 2 परिमेय संख्या निकालिए, ठीक है, और आप देख रहे हैं कि हर बराबर नहीं है, तो करेंगे कैसे। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि यहाँ पे 8 है ना, तो इस 8 से अपोजिट में गुना कर दीजिए, यानी 5/7 में 8/8 से गुना कर दीजिए, और इधर में 7 है तो इधर में 7/7 से गुना कर दीजिए। तो अब देखिए 5/7 को इसमें कितना से गुना करना है, 8/8 से। इधर में 7/8 है ना, तो इसमें कितने से गुना करना है, 7/7 से। अब देखिए गुना कीजिए, तो 8×5 40 बट्टा 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 56। और यहाँ पे देखिए 7 सत्ते 49 और 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 56। अब आप देख सकते हैं कि इसी को हमने 40/56 कर दिया। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, अगर कटाएंगे ये, तो 5/7 ही होगा। इसको भी जब आप कटाइएगा ना, तो ये भी 7/8 ही होगा। आप कटा के देख लीजिए, ठीक है, बात समझ में, 7 से कटेगा तो 7 सत्ते 49 और 7 8 56, तो 7/8 हो जाएगा। इसको अगर आप कटाएंगे तो 8×5 40, 8 सत्ते 56, तो ये आ जाएगा 40/56। अब आप देख सकते हैं जो आपको निकालना है निकाल लीजिए, 56 नीचे भी है, यहाँ पे भी 56 है। अब आपको तुलना करना है अंश से 40 और 49 के बीच में, 2 निकालना है, तो एक हो जाएगा 41/56 और एक हो जाएगा आपका 42/56, या आप इधर से लिख लीजिए 48/56, 47/56। तो ये दोनों उत्तर लिख लीजिए, या ये दोनों लिख लीजिए, सब आपका उत्तर ही है। तो जब कभी हर बराबर नहीं रहता है तो हर को बराबर कर लेते हैं, और जब हर बराबर रहता है तो अंश से तुलना कर लेते हैं।
लेकिन कभी ऐसा हो कि हर दिया ही ना हो, तो क्या करेंगे? मतलब प्रश्न ऐसा आ जाए जिसमें हर ही ना हो, बिना हर का हो, तो उसमें क्या करेंगे? जैसे देखिए, जैसे दे दे आपको 1 और 2 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना है। अब इसमें तो दो हर ही, बटे में 4 लगा देंगे सर। हाँ वेरी गुड, आपको याद है, आपने पढ़ा है, बहुत अच्छा, खुशी की बात है कि आपको याद है। ठीक है, तो जब कभी ऐसा प्रश्न आ जाए जिसका हर ही ना हो, केवल अंश हो, तो हम क्या करते हैं? तो देखिए, इसका एक सबसे आसान तरीका मैं आप लोग को बता रहा हूं, जो आपको ध्यान देना है। तो 1 और 2 के बीच में 3 परिमेय संख्या कह रहा है ना, तो जितना निकालने के लिए कहता है उससे 1 ज्यादा, 3 कह रहा है तो 4 इनके बट्टे में लगा देंगे। तो हमने बट्टे में 4 तो लगा दिया, ये तो ठीक है, समझ में आ गया कि बट्टे में 4 लगा दिया, लेकिन बाबू अंश में क्या लिखें? तो हम कह रहे हैं कि 2 से 4 में गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8, 1 से 4 में गुणा कर दीजिए, 4 एकम 4, यानी कि हमने 1 को ही लिख दिया 4/4 और 2 को ही हमने लिख दिया 8/4। बात समझ में? अब ये किस में बदल गया है? भिन्न में बदल गया, यानी P/Q में बदल गया है। तो जब कभी हर नहीं रहता है तो पहला काम उसे हम P/Q के रूप में बदलते हैं, यानी अंश बटा हर के रूप में बदलेंगे। तो अंश बटा हर के रूप में बदलने के लिए हमारा नियम है कि 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए कह रहा है, तो बट्टे में 4 ले लेंगे, तो बट्टे में 4 ले लेंगे, दोनों के 4 ले लिए, हर बराबर हो गया। ऊपर में क्या लेंगे? तो 2 से यहाँ पे 4 में गुणा कर दीजिए, फिर 1 से 4 में गुणा कर दीजिए, जो आएगा दोनों के ऊपर में लिख दीजिए, आ गया। अब 4 और 8 के मध्य में बताइए कौन कौन सी संख्या आएगी? 1 5, 1 6, 1 7, सबके बट्टे में 4 लगा दीजिए। ये आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, हमको लग रहा है कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया। बाबू देखिए, शर्माना नहीं है, मैं कहता हूं ना, डॉक्टर और टीचर एक समान होते हैं, क्योंकि जब तक डॉक्टर और टीचर को आप अपनी समस्या नहीं बताइएगा कि सर हमें यहाँ नहीं समझ में आया, वहां नहीं समझ में आया, तो आपको चीजें स्पष्ट नहीं होंगी। बताना है, पूछना है कि सर नहीं समझ में आया, लजाना नहीं। अच्छा चलिए एक और एग्जाम्पल कराता हूँ, पहले एक और एग्जाम्पल कराता हूँ, जैसे -1 और -2 के बीच में, ठीक है, आपको 2 परिमेय संख्या निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, जब हर नहीं रहता है तो जितना निकालना रहता है उससे 1 ज्यादा, यानी 2 परिमेय संख्या निकालना है, तो बट्टे में कितना लेंगे? 3। हमने बट्टे में यहाँ पे 3 ले लिया, यहाँ पे भी 3 ले लिया। ऊपर में क्या आएगा? तो -2 से 3 में गुणा कर दीजिए, -6। यहाँ पे ऊपर में क्या आएगा? तो 3 से -1 में गुणा कीजिए, -3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे दोनों का हर भी समान हो गया, हर भी समान हो गया। अब इनके मध्य में 2 परिमेय संख्या निकालना है, तो -3 और -6 के मध्य में कौन कौन आएगा? एक आएगा -4, एक आएगा -5, बट्टे में 3 लगा दीजिए। ये आपका उत्तर होगा, ये आपका उत्तर। आसान है कि नहीं है? आप लोग खुद सोचिए, आसान है ना? माइनस सही है लगेगा, सर। आपने माइनस नहीं लगाया है। सही है नीतीश? सही है। मैं एक प्रश्न देता हूं, सभी लोग करने की कोशिश कीजिएगा। मैं एक प्रश्न देता हूं, सभी लोग करने की कोशिश कीजिएगा। -1 और 0 के मध्य में 4 परिमेय संख्या निकालना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, फिर मैं आपको बताता हूं। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। तो -1 और 0 के बीच में 4 परिमेय संख्या निकालना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग। नीतीश कॉपी आपका उल्टा है, थोड़ा उसको सीधा कीजिए ना। हाँ अभी ठीक है। सही है नीतीश आपका, एकदम सही है, वेरी गुड। और कोई? प्रीति आपका कॉपी नहीं, पंखा दिख रहा है, कॉपी दिखाइए कैमरा नीचे करके। भावना ने आंसर किया है, मनीषा ने भी, कंचन, मोहित ने भी, वेरी गुड। कॉपी आप लोग नहीं दिखा सकते? प्रीति दिखाइए आप। चलिए कोई नहीं, चलिए मैं समझाता हूं आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। आरती आप भी दिखा रही हैं, दिखाइए आरती।
कॉपी उल्टा है आरती, ऐसे पलटिए ना, ऐसे कीजिए। हाँ हाँ अभी सही है आरती, रुक जाइए मैं देख रहा हूं। सही है आरती, एकदम सही है, वेरी गुड, एकदम सही है आरती। और बाकी लोगों ने जो कमेंट किया है उनका भी आंसर एकदम सही है। और भी कुछ बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जैसे कि खुशबू का आंसर नहीं आया है अभी तक, और प्रीति, एक दूसरी प्रीति है भूमिका नाम से, उनका आंसर नहीं आया है। आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है? अमन नाम से जो बच्चे हैं उनका आंसर नहीं आया है। आप तीन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? प्रीति, एक और प्रीति है, आपको नहीं समझ में आ रहा है? सर आ रहा है। तो आपने आंसर नहीं किया। आंसर करना है सभी बच्चों को। चलिए मैं दोबारा से एक बार बता देता हूं कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। -1 और 0 के मध्य में 4 परिमेय संख्या निकालना है। कितना निकालना है? 4 परिमेय संख्या। तो हम हर में कितना ले लेंगे? 5। जितना निकालना रहता है एक ज्यादा, तो यहाँ पे ले लिए हर में 5, और यहाँ पे भी हमने हर में ले लिया 5। ऊपर में क्या आएगा? तो 0 से अगर 5 में गुणा करेंगे, तो आप सभी बच्चों को पता है कि 0 के साथ किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। तो 0 में 5 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। और -1 में 5 से गुणा करेंगे, -1 में 5 से गुणा करेंगे तो -5 आएगा। अब आप देख सकते हैं कि दोनों का हर जो है समान हो गया है, दोनों का हर जो है समान हो गया। इनके बीच में 4 परिमेय संख्या भी निकाल सकते हैं। तो -5 और 0 के बीच में कौन कौन सी संख्या आएगी? एक -4, -3, -2 और -1। अब बट्टे में सबके 5 लगा दो, ये आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया, 4 परिमेय संख्या निकल गया। तो यहां से आपको मैं ये सिखाना चाहता था, आप लोग सीख चुके होंगे कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनगिनत परिमेय संख्या होता है। क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है? अनगिनत यानी कि असीमित, यानी आप जितना निकालना चाहे निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 4 लिखा था, तो आपने बट्टे में 5 कर दिया और आंसर निकाल दिया। अब अगर आपको सोचिए, मैं कह दूं यहाँ पे 4 परिमेय संख्या के अलावा आपको 10 परिमेय संख्या निकालना है। क्या निकालना है? 10 परिमेय संख्या। तो अब बट्टे में हम क्या ले लेंगे? 11। अब बट्टे में जब 11 लेंगे तो अब क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, बट्टे में 11 लेंगे तो यहाँ पे बट्टे में ले लिया हमने 11, यहाँ पे भी बट्टे में ले लिया 11। ऊपर में क्या आएगा? 0 में 11 से गुणा करेंगे 0, और यहाँ पे क्या आएगा? -11। अब यहाँ पे देखिए दोनों का हर जो है बराबर हो गया, दोनों का हर बराबर हो गया, और इसका भी मान -1 होता है और इसका भी मान क्या होता है? 0 होता है। यानी हमने -1 और 0 को ही क्या लिख दिया है? P/Q के रूप में, -11/11 और 0/11। हर बराबर है दोनों का, अंश से तुलना कर देंगे तो एक हो जाएगा -10/11, एक हो जाएगा -9/11, एक हो जाएगा -8/11, -7/11, -6/11, -5/11, फिर -4/11, -3/11, -2/11, -1/11। इनके मध्य में हमने 10 परिमेय संख्या निकाल दिया कि नहीं? आप लोग बताइए, आसान है ना? देखिए कोशिश करना यस होगा। सर। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए, तो कहीं पे भी डाउट है किसी बच्चे को तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना? अब मैं एक मुश्किल सवाल देता हूं और आप सभी बच्चों को करना है। कहेंगे कि सर आसान आसान बताते हैं, मुश्किल सवाल पूछते हैं, ऐसा नहीं है। अभी मैं समझाऊंगा, भी पहले आप लोग एक बार कोशिश कर लीजिए। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं -1 और 1 के मध्य 3 परिमेय संख्या निकालना। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये दो लगातार परिमेय संख्या नहीं है। -1 और 1 के बीच में एक 0 आता है जो मैंने आपको नहीं दिया है। अब ये दोनों लगातार संख्या नहीं है, एक है -1 और दूसरा 1, ये लगातार नहीं है। इनके मध्य में 3 परिमेय संख्या निकालना है। कैसे निकालेंगे? कोशिश कीजिए एक बार, कोशिश कीजिए, आप लोग निकाल सकते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है।
हो गया प्रीति आपका? वेरी गुड प्रीति, वेरी गुड। एक सेकेंड रुकिएगा प्रीति, में देख रहा हूं। आपने बट्टे में ले लिया है कितना, कितना निकालना था जी? 4 निकालना था ना? कितना निकालना था? 3। 3 निकालना है, आपने बट्टे में ले लिया है 4। कितना निकालना था? मैं एक सेकंड में आंसर देख लूं। 3 निकालना था, बट्टे में 4 लेंगे, तो आपने कुछ ज्यादा नहीं निकाल दिया। इसमें से कोई 3 ही लिखेंगे, ठीक ना प्रीति? इसमें से कोई 3 ही लिखेंगे। आपने क्या लिख दिया है? 5 ठो लिख दिया है। आंसर आपका सही है, आंसर आपका एकदम सही है, लेकिन आपने 5 लिख दिया। लिखेंगे कितना? सिर्फ 3। कैसे लिखेंगे देखिए, मैं बताता हूं। आंसर आपका एकदम सही है। देखिए, अगर यहाँ पे गैप है, लेकिन सिर्फ एक का गैप है, यानी एक परमेय संख्या इनके बीच में, तो 0 हो गया। अब हमें निकालना कितना है? सिर्फ 2 निकालना है ना। ध्यान से समझिएगा, इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या, तो 0 हो गया। अब निकालना कितना है? हमें सिर्फ 2 ही निकालना है ना। तो जब 2 निकालना है तो हम बट्टे में कितना कर देंगे? 3 ही कर देंगे। बात समझ में आया? -1 और 1 के मध्य में अगर आपको 3 परिमेय संख्या निकालना है, तो 1 तो हमें खुद ही दिखाई दे रहा है 0, तो 0 तो हमें ऑलरेडी मिल गया है। तो अब हम 2 ही निकालेंगे ना, 1 तो निकल गया 0, तो अब हम 2 निकालने के लिए बट्टे में क्या करेंगे? 3 कर देंगे। देखिए, तो बट्टे में 3 करेंगे तो यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे भी बट्टे में 3 कर। बात समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए, -1 से अगर 3 में गुणा करेंगे तो -3, 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3। अब यहाँ पे देखिए, दोनों का हर जो है बराबर है, दोनों का हर जो है क्या है? बराबर है। दोनों का हर बराबर है, अंश से तुलना करेंगे, नहीं हो रहा है, तो कितना हो जाएगा? -3 और 3 के बीच में कितनी संख्या आएंगी? तो एक आएगा -2, एक आएगा -1, 0 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2। इनके मध्य में कितनी परिमेय संख्या निकल गया? देख लीजिए, सबके बट्टे में 3 लगा दीजिए। इनके मध्य में इतनी परिमेय संख्या निकल गया। बात समझ में? लेकिन आपको 3 निकालना, तो इसमें से कोई 2 ले लीजिए, कोई सा भी 2 ले लीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। कोई सा भी 2 ले लीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, कुछ बच्चों ने 4 करके बनाया है, तो जिन्होंने 4 लिया है, यानी 3 परिमेय संख्या निकालना था, जिन्होंने 4 लिया है, यानी सीधे आपने बट्टे में क्या कर दिया है? 4 कर दिया। आपका भी उत्तर एकदम सही है, कोई गलत नहीं है। आप उस तरीके से भी कर सकते हो, बस आपको तरीका ध्यान में रहना चाहिए कि करना क्या होता है। ठीक है नीतीश? सही है, ठीक है ना? आप बट्टे में 4 भी लेके बना सकते हो, जैसे कुछ बच्चों ने ऐसे बनाया है कि -1 और 1 के बीच में आपको 3 परिमेय संख्या निकालना है, तो 3 परिमेय संख्या निकालना है, तो हम बट्टे में 4 ले लेंगे, ले सकते हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। हमने 4 ले लिया, गुणा करेंगे 1 में 4 से, तो यहाँ पे 4, -1 में तो -4। हर यहाँ पे दोनों का बराबर हो गया, हर दोनों का यहाँ पे बराबर हो गया। अब हमें इनके बीच में तुलना करना है -4 और 4 के मध्य में, तो क्या आएगा? एक आएगा -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3, सबके बट्टे में 4 लगा दीजिए। तो ये आपके इनके बीच में परिमेय संख्या निकल गया, ठीक है। और आपको आंसर में क्या लिखना है? सिर्फ 3, तो इनमें से कोई भी 3 सिलेक्ट कर लीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। कोई सा भी 3 आप सिलेक्ट कर लीजिए, कोई सा भी 3 आप सिलेक्ट कर लीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। कोई भी 3 ले लीजिए, आपका उत्तर। क्लियर है सभी बच्चों को? तो आपको जो तरीका आसान लगे, आप उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, डाउट नहीं है तो वाई टाइप कीजिए। आसान था? बस एक सेकेंड, एक सेकेंड। चलिए, तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न थोड़ा सा और आप लोग कर दीजिएगा, अगर आ जाए आपसे 2 और 4। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है? सर एक बार क्लास रिज्वाइन कीजिए, दिखाई तो देना चाहिए जी। एक बार रिज्वाइन कीजिए, भूमिका दिखाई देगा। 2 और 4 के मध्य में, 2 और 4 के मध्य में 3 परिमेय संख्या निकालना है। एक बार सभी बच्चे कोशिश कीजिए। तो 2 और 4 के मध्य में 3 परिमेय संख्या निकालना है, कैसे करेंगे? एक बार कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे। 2 और 4 के मध्य में 3 परिमेय संख्या निकालना है,
कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। आरती आपका हो गया? वेरी गुड आरती, वेरी गुड। क्या हुआ, दिखाइए, कैमरा ऑन कीजिए। नीतीश आपका भी सही है, आपका ठीक है, कैमरा जल्दी दिख जाता है। आरती आप ऑन कीजिए, सही है, वेरी गुड। बट्टे में 4 करके बनाया है आपने, वेरी गुड, सही है, सही है आरती, आपका भी सही है। प्रीति सही है, आपका भी सही है। प्रीति, नीतीश आपका भी सही है। चलिए, बट्टे में 3 लगाया है। क्या आया है? बट्टे में 3 लगाया है। नहीं सुनाई दे रहा है। बट्टे में 3 लगा दे सर। पता नहीं क्या कह रहे हैं, चलिए मैं समझाता हूँ। देखिए, 2 और 4 के मध्य में 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 3 जो है इनके मध्य का एक परिमेय संख्या है, और लेडी है, तो हमें सिर्फ 2 ही परिमेय संख्या तो निकालना है, क्योंकि एक तो 3 दिखाई दे रहा है। ठीक है, बात समझ में आया? तो और 2 को निकालना है, तो आप 3 बट्टे में लेके भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस पे ध्यान नहीं देना है तो आप सीधे 3 परिमेय संख्या निकालना है, तो हम बट्टे में 4 लेके बना सकते हैं। तो बट्टे में 4 ले लिए, यहाँ पे भी बट्टे में 4 ले लिए। तो इसके ऊपर में कुछ नहीं है, तो क्या है, 2 में 4 से गुना करेंगे 8, यहाँ पे 4 में 4 से गुना करेंगे 16। ठीक है, अब देखिए दोनों का हर जो है समान हो चुका है, दोनों का हर जो है समान हो चुका है। तो 8 और 16 के मध्य में जितनी भी परिमेय संख्या है लिख लीजिए, एक 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब बट्टे में सबके 4 लगा दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब आपको 3 निकालना है, तो कोई भी सा भी 3 लिख दीजिए, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई सा भी 3 लिख दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? आप 3 भी बट्टे में लेके बना सकते हो। 3 क्यों बट्टे में लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी यहाँ पे आपको एक परिमेय संख्या दिखाई दे रहा है, और वो है 3। ठीक है, चल अब देखिए, कभी प्रश्न ऐसे आ जाए, ध्यान से समझिएगा। जैसे आपको दे दे 2 और एक दे दे 7, और बोले कि 3 परिमेय संख्या बताइए इनके बीच में, 3 परिमेय संख्या बताइए। तो अब आपको कुछ नहीं करना, 3 परिमेय संख्या तो आपको दिखाई दे रहा है ना, 3, 4, 5, 6, आपको तो दिखाई 4 परिमेय संख्या दे रहा है, इसमें से 3 कोई भी आंसर दे दीजिए, उत्तर हो गया। तो हम इन नियमों का P बटा Q में तभी बदलते हैं जब हमें इनके मध्य में परिमेय संख्या नहीं निकल पाता है, दिखता नहीं है, तभी हम उसको P बटा Q में बदलते हैं। जब डायरेक्टली हमें दिख रहा है 2 और 7 के मध्य में कौन सा परिमेय संख्या है, 3, 4, 5 है, तो है। क्लियर है ना सभी बच्चों को? आसान है। चलिए, अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन कराता हूं, 1 सेकेंड रुक जाइएगा, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन निकाल लूं, 1 सेकेंड रुके रहिएगा। आप लोग कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लीजिए, मैं बस 1 सेकेंड कुछ क्वेश्चन खोज रहा हूं, आप लोग को करा दूं। कुछ पूछना है तब तक पूछ लीजिए आप लोग, मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूं, तब तक कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। अभी तक की क्लास में कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझ में आया तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं जल्दी से। किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा। हाँ चलिए, चलिए कुछ नहीं पूछना है तो अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए, तो मैंने आप लोगों को एक चीज और पढ़ाया था, ये आपका खत्म हो गया। अब देखिए, स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। एक टॉपिक आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, अगर याद हो तो, वर्ग और वर्गमूल। यस वर्ग यस सर। सर। वर्गमूल,
कितने बच्चों को याद है ये वर्ग और वर्गमूल निकालना? अब जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि 3 का वर्ग बताइए, तो आप क्या करेंगे? जिस भी संख्या का वर्ग निकालना रहता है हम उसका पावर 2 कर देते हैं। जैसे 3 का वर्ग निकालना है तो 3 का पावर कितना कर देंगे? 2 कर देंगे। अब 3 का पावर 2 का मतलब 3 को 2 बार गुना करना है, 3 गुने 3, तो आंसर कितना हो जाएगा? 3 3 का 9। इसी प्रकार मान लेते हैं 5 का वर्ग निकालना है, ठीक है, 5 का वर्ग निकालना है तो हम क्या करेंगे? 5 का पावर जो है 2 कर देंगे। अब 5 का पावर 2 का मतलब क्या है? 5 गुने 5। अब 5 गुने 5 का मतलब क्या है? 125। इसी तरीके से अब आप लोगों को बताना है 13 का वर्ग क्या हो। चलिए कोशिश कीजिए सभी बच्चे, तो देखिए वर्ग आप लोग को याद है कि भूल गए? 13 का वर्ग, गलत। आरती गलत आंसर आया है। प्रीति आपका सही है, काजल का भी सही है, मनीषा का भी सही है, वेरी गुड। तो हम 13 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, यानी पावर 2 करेंगे। 13 का स्क्वायर मतलब 13 गुने 13, और 13 में 13 से गुना करेंगे तो 169 आएगा, 169 आएगा। क्लियर है ना? चलिए अब एक और वर्ग बता दीजिए आप लोग, 16 का वर्ग कितना होगा? यानी आप लोग वर्ग निकालना जानते हैं, अब वर्गमूल निकालना सीखते हैं जल्दी से। कोई बात नहीं आरती, हो जाता है जल्दबाजी में, कोई बात। 16 का वर्ग देखिए, वेरी गुड, वेरी गुड मनीषा, नीतीश, प्रीति, वेरी गुड, काजल, आरती, वेरी गुड, वेरी गुड। ज्यादातर बच्चों के उत्तर एकदम सही है। देखिए 16 का वर्ग निकालना है तो 16 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, मतलब 16 गुने 16, और 16 में 16 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 256, जो कि आपका एकदम सही जवाब है। यानी अब आप लोग वर्ग निकालना जान चुके हैं, बहुत आसानी से निकाल भी लेते हैं। तो वर्गमूल क्या होता है? जैसे 9 का हमें वर्गमूल निकालना है तो 3 आएगा, 125 का वर्गमूल निकालना है तो 5 आएगा, 169 का वर्गमूल निकालना है तो 13 आएगा, 256 का वर्गमूल निकालना है तो 16 आएगा। लेकिन ये आता कैसे? मुद्दे की बात तो ये है कि आता कैसे। अब जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, हमें 225 का वर्गमूल निकालना है और इसका वर्गमूल का चिन्ह ये है, 225 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो मैंने आप लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि बताया था। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है? मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं आपको। अभाज्य गुणनखंड विधि, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले अभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या का मतलब जो एक और अपने आप से कटे, किसी और से ना कटे। जैसे 2 है, एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा। जैसे कि 3 है, एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा। जैसे कि 5 है, एक और अपने आप से कटेगा। जैसे कि 7 है, एक और अपने आप से कटेगा। जैसे कि 11 है, एक और अपने आप से कटेगा। 13 एक और अपने आप से कटेगा, और किसी से नहीं कटेगा। जबकि बात करेंगे 4 का, 6 का, 8 का, 9 का, तो ये देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। इसको देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। इसको देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। ये देखिए 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा। इसलिए ये जो है अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो अभी आगे बहुत सारी अभाज्य संख्याएं होती है, मैंने 13 तक ही लिखा है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। जो एक और अपने आप से कटे और किसी से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि में अभाज्य संख्या का जानना बहुत जरूरी था। अब देखिए हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड कितना का निकालेंगे? इसका वर्गमूल निकालना है तो 225 का। अब आपको पता करना है कि 225 में वो कौन सी छोटी अभाज्य संख्या है जिससे पूरा पूरा भाग लगेगा। तो 225 में 2 से तो भाग लगेगा नहीं, 3 से भी भाग लगेगा नहीं, तो इसके बाद सीधे 5 से चेक करेंगे तो 5 से भाग लग जाएगा। तो 5 चौका 20, आप 50 25 लग गया। अब कितने से भाग लगेगा? तो अब 45 में 5 से ही भाग लगेगा। 5 9 45, 9 में कितना से भाग लगेगा? 3 से, 3 से 9, और 3 में 3 से, तो 3 एकम। तो ये 225 का अभाज्य गुणनखंड हुआ। कौन सा? 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3। तो हम इसमें जोड़ा में जो है क्या रहता है उसको एक बाहर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 5 है ना, तो इसमें से 1 5 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 2 3 है ना, तो 1 3 बाहर आ जाएगा। अब इनको गुणा कर देंगे तो 5 गुने 3 कितना हो जाएगा? 15। तो ये होता है अभाज्य गुणनखंड विधि।
यानी हमने 225 का क्या निकाला, अभाज्य गुणनखंड निकाला, और जो आया उत्तर आपके सामने है। बताइए, आसान है ना। देखिए ये रिवीजन क्लास है, इसलिए हो सकता है कि आप लोग को थोड़ा फास्ट लगे। कोई ऐसा बच्चा है जिसे फास्ट लग रहा है, माने बहुत तेजी में लग रहा हो, कोई बच्चा? देखिए अगर आपको तेजी में लग रहा है तो आप माइक ऑन करके या लिख सकते हैं। सबको ठीक लग रहा है ना। चलिए एक प्रश्न का उत्तर आप लोग कीजिएगा, कॉपी पे दिखाना है उत्तर, ये नहीं कि बस आंसर बता दिए। आंसर तो मुझे पता है कि आप लोग को याद भी होगा, लेकिन आपको कॉपी पे निकाल के दिखाना है। चलिए 625 का वर्गमूल निकाल के दिखाइए कॉपी पे, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। कॉपी दिखाइए काजल, सॉरी आरती, कॉपी दिखाइए। आंसर तो सही है, लेकिन क्या आपने अभाज्य गुणनखंड विधि से ही बनाया कि आपको याद था, आपने आंसर कमेंट कर दिया? चलिए आरती ने बनाया है, वेरी गुड। प्रीति ने भी बनाया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सही है, एकदम सही है। आरती का, प्रीति का सही है। एक और प्रीति है, इन्होंने भी बनाया है। सही है प्रीति, आपका भी सही है। चलिए देखिए, तो हम 625 को चेक करेंगे कि कौन सी छोटी अभाज्य संख्या से ये कटेगा। तो ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, तो सीधे 5 आएगा, 5 से ये कट जाएगा। तो 125 25 625 होता है। आपको याद नहीं है, आप भाग दे के देखिएगा, 125 आएगा। और 125 भी 5 से ही कटेगा, 25 बचे 125 होता है। आप 50 25 होता है, अब 5 भी 5 से ही कटेगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिख देंगे ऐसे, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। अब देखिए 2 5 के लिए 1 5 बाहर आएगा, इस 2 5 के लिए 1 5 बाहर आएगा, गुणा कर देंगे तो आंसर आएगा 50 25, यानी 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 25। बताइए आसान है ना एकदम। नीतीश आपका भी सही है, सोनू अलवरिया नाम से जो बच्चा है आपका भी सही है। क्या बहुत आसान सर। आसान था, बस ये चेक करना था कि आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, आप लोग निकाल पा रहे हैं। अब देखिए अभी आपके क्लास में 10 मिनट का समय है, तो अब 10 मिनट आप लोगों को कुछ जरूरी बात मुझे बतानी है, आप लोग उसे सुनिएगा।